हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 1 करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर है बेसल का जो पिलर 3 होता है मार्केट डिसिप्लिन, उसके बारे में है। बेसिकली हम उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, बेसल के 3 जो है पिलर होते हैं। पहला कैपिटल एडिक्वेसी होता है, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू होता है और तीसरा होता है फ्रेंड्स मार्केट डिसिप्लिन। बहुत पूछा जाता है हमेशा या हर एग्जाम में वेसल के 3 पिलर के बारे में आपसे पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा 3 पिलर कौन से हैं। कैपिटल एडिक्वेसी, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस या सुपरवाइजरी रिव्यू होता है और तीसरा होता है फ्रेंड्स मार्केट डिसिप्लिन। ओके, तो इसमें से हम तीसरे पिलर के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर में कि पिलर 3 क्या है वेसल का और गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है पिलर 3 के डिस्क्लोजर्स जो किए जाते हैं। पिलर 3 जो बेसिकली है फ्रेंड्स आपका मार्केट डिसिप्लिन है। मार्केट डिसिप्लिन क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बीसीबीएस जो हमारी था, है ना, बीसीबीएस, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, वो ये चाहते हैं कि जो भी बैंक हैं वो अपना सारा डेटा डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि वो सारी जानकारी अपने वेबसाइट पर डालें। जो भी रिजल्ट पब्लिश करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर दी जाएगी तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप जैसे आपने जो भी खर्चे किए हैं, जो भी कमाई की है, अगर उसको आप जो है एक प्रॉपरली अगर दिखाओगे तो ऐसे में क्या होगा कि फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। आप गलत जानकारी अगर नहीं देते हैं तो एग्जैक्ट स्टेटस पता चल जाता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है फ्रेंड्स। ओके, तो ये है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है पिलर 3 में जो डिस्क्लोजर हमें करना है, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है फ्रेंड्स। तो देखिए, पिलर 3 अभी एकदम बहुत क्लियर कट समझ लीजिए फ्रेंड्स। मार्केट डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि मार्केट में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मार्केट में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करता है वेसल? तो फ्रेंड्स वो डिस्क्लोजर के थ्रू करता है। डिस्क्लोजर क्या होता है? जो भी बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन है उसका डेटा प्रेजेंट करना, बता देना, वही डिस्क्लोजर होता है फ्रेंड्स। ओके, आपकी सैलरी कितनी है? 60,000 रुपये। आपका महीने में रेंट कितना जाता है? 20,000 रुपये। आपका और अदर एक्सपेंसेस कितना है? 10,000 रुपये। इस तरीके की जितनी भी जानकारी है वो अगर आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोज करते हैं उतना ही ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं। अगर आप इसमें से जानकारी नहीं देते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 60,000 है, आपने घर में केवल 40,000 रुपये बचाए हैं, तो एक तरीके से आप देखिए डिसिप्लिन को वहाँ पर वायलेट कर रहे हैं। डिस्क्लोजर आपने छिपाया, बातों को छिपाया और इसके बदले में जो सामने वाला है, जो अदर पार्टी है, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं या और लोग हैं, वो गलत परसेप्शन जाता है, वो गलत एनालिसिस करते हैं आपकी एक्चुअल पोजीशन का। तो यही बात कंपनी पर, बैंकों पर भी लागू होती है फ्रेंड्स। ओके, तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ पिलर 3? द पर्पज ऑफ मार्केट डिसिप्लिन इज टू कॉम्प्लीमेंट। देखिए, पिलर 1 क्या है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, और दूसरा पिलर क्या है फ्रेंड्स? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट और सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस जो है आपका पिलर 2, तो पिलर 1 और पिलर 2 को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है पिलर 3। ओके, पिलर 3 प्रोवाइड्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक यूजिंग बेसल फ्रेमवर्क। तो पिलर 3 क्या कहता है कि बैंकों को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगी, डिस्क्लोज करना होगा, अपना डेटा बताना होगा बेसल फ्रेमवर्क के तहत। उसके लिए सर्टेन फॉर्म बने हुए हैं, टेबल्स बनी हुई हैं कि कौन सा डेटा डिस्प्ले करना है, जो कि इस चैप्टर में आपको बुक में दिया भी होगा फ्रेंड्स। आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी टेबल दी होंगी कि एनपीए शो करना होगा आपको, कितना आपका कैपिटल है, कितना आपका एक्सपेंसेस है, कितना आपका इंटरेस्ट से अर्निंग है, कितना आपका एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग रिस्क कितना है आपका। ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी ही पड़ती है बैंक को। पिलर 3 यही चाहता है फ्रेंड्स। ओके, द एम इज टू इनकरेज market discipline by developing a set of disclosure requirement which will allow market participant to assess key pieces of information like capital, risk exposure, risk assessment process and hence the capital adequacy of the इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जो पिलर 3 है फ्रेंड्स आपका मार्केट डिसिप्लिन, उसका एम क्या है? उसका एम है इनकरेज करना मार्केट डिसिप्लिन को। पिलर 3 का एम है मार्केट डिसिप्लिन को इनकरेज करना, मार्केट डिसिप्लिन को बढ़ावा देना, यानी सभी बैंक मार्केट में डिसिप्लिन को फॉलो करें, कोई वायलेट ना करे, कोई बातों को ना छिपाए, कोई जानकारी को ना छिपाए। ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। और वो कैसे करते हैं? हम
डेवलप करते हैं सेट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हमने एक प्री डिफाइंड सेट कर दिया है कि आपको ये इतनी 10 बातें 15 बातें आपको अपने बैंक के बारे में हमें बतानी होंगी। तो वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का एक सेट हमने डेवलप कर दिया कि आपको ये बातें बतानी होंगी, विच विल अलाउ। अब ये 10 बातें अगर मार्केट में अवेलेबल रहेंगी तो ये सारी बातें विल अलाउ मार्केट पार्टिसिपेंट। इससे क्या होगा, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, कस्टमर हैं, कंपनियां हैं, दूसरे लोग हैं, दे कैन एसेस की इन्फॉर्मेशन लाइक। अब उससे क्या होगा, वो बैंक के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाती है। इस जो आपने ये डिस्क्लोजर किया, बैंक ने जो बातें डिस्क्लोज की, उसकी वजह से जो दूसरे पार्टिसिपेंट है, मार्केट पार्टिसिपेंट, उनको पता चल जाता है बैंक के बारे में कि बैंक का कैपिटल कितना है, बैंक ने रिस्क एक्सपोजर कितना ले रखा है, बैंक की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसी है, और कैपिटल एडिक्वेसी कितना है इंस्टीट्यूशन का। ये सारी बातें पता चल जाती हैं किससे, जब आप जो है डिस्क्लोज कर देते हैं अपने बैंक की जानकारी। तो अगर इन शॉर्ट कहें, दिस डिस्क्लोजर वुड इनेबल द मार्केट पार्टिसिपेंट टू एसेस की इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक्स एंड देयर बाय मेक देम टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन द बैंक। तो इससे क्या होता है कि ये जो डिस्क्लोजर अगर कर देते हैं आप, जानकारी शेयर कर देते हैं लोगों के साथ में, बैंक अगर जानकारी शेयर कर देता है, तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, जो कोई कस्टमर है या फिर कोई शेयर परचेज करना चाहता है, मान लीजिए बैंक का, या आप ही बैंक का शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो आपको की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बैंक की अभी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, बैंक के पास एसेट कितना है, बैंक के पास लाइबिलिटी कितनी है, बैंक की अर्निंग कितनी है, बैंक का एनपीए कितना है। अगर ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज रहती हैं, पता रहती हैं, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। आप अंधेरे में नहीं हैं, आपको जानकारी है, चीज़ों के बारे में पता है। एनपीए का आपको पता ही है, पीसीए, अगर एनपीए 6% से ऊपर हो जाता है तो पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनिशिएट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब बैंक के बारे में पता होती हैं डिस्क्लोजर की वजह से, तो जो कस्टमर है, जो पर्सन है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं बैंक के बारे में फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आप मतलब इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई, तो आप यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात हो रही है वो यही है कि आपको सारी जानकारी देनी होगी, ताकि जो लोग हैं, जो आपके बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, उनको ढेर सारी जानकारी मिल सके। इन प्रिंसिपल बैंक्स डिस्क्लोजर शुड बी कंसिस्टेंट विथ हाउ सीनियर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एसेस एंड मैनेज द रिस्क ऑफ द बैंक। अब नियमता क्या होना चाहिए कि जो बैंक का डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो भी बैंक जानकारी डिस्क्लोज करेगा, वो कैसी होनी चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो रिस्क को, बैंक में रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी सीनियर मैनेजमेंट और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जिस तरीके से रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, एसेस करना चाहते हैं अपने बैंक में, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है डिस्क्लोजर बैंक करता है फ्रेंड्स। ओके, तो कुल मिलाकर के बैंक, यानी हम यहाँ कहना चाहें तो बैंक वही चीज़ें डिस्क्लोज करेगा जो उसका सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहेंगे। एक तरीके से ये कह सकते हैं। अंडर पिलर 1 बैंक यूजेज, पिलर 1 क्या है फ्रेंड्स, पिलर 1 बता दीजिए। 3 पिलर हैं कुल मिलाकर के, मैंने आपको बताए थे। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है, और तीसरा पिलर क्या है, मार्केट डिसिप्लिन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने अभी एक बार फिर से ये देख लीजिए, पर्पज ऑफ हम बात कर रहे हैं पिलर 3 का पर्पज क्या है। तो पहला पर्पज है, ये पिलर 1 और पिलर 2 को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है, क्योंकि बेसल के 3 पिलर हैं और तीनों एक साथ मिल करके काम करते हैं। पिलर 1 है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर 2 है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, और पिलर 3 क्या है, मार्केट डिसिप्लिन, जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। पिलर 3 प्रोवाइड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, पिलर 3 में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपको सर्टन बातों को, सर्टन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना होगा बेसल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए। इससे क्या होता है, दिस इनकरेज मार्केट डिसिप्लिन। अब पिलर 3 की वजह से मार्केट डिसिप्लिन बढ़ता है, क्योंकि इसमें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है, और डिस्क्लोज जब आप डेटा कर देते हैं, तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, वो बैंक के बारे में, उसका कैपिटल, उसका रिस्क एक्सपोजर, उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है, और कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह कैसी है बैंक की, इन सभी बातों के बारे में वो जान जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर हम शार्ट में कहें तो डिस्क्लोजर की वजह से क्या होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं, उनको जानकारी हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है, और वो फिर अगर डिसीजन कोई लेना चाहते हैं तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इन बैंक्स, अगर हम इन प्रिंसिपल बात करें, नियमता क्या होता है, इन प्रिंसिपल क्या होता है फ्रेंड्स, कि बैंक जो है डिस्क्लोजर करता है जो भी जानकारी, वो एज पर सीनियर मैनेजमेंट क्या चाहता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, किस हिसाब से वो रिस्क को एसेस करते हैं और मैनेज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है इन प्रिंसिपल बैंक डिस्क्लोजर करता है बातों को। ठीक है, अब पिलर 1 क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है, बैंक्स यूज स्पेसिफाइड अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी
फॉर मेजरिंग द वेरियस रिस्क दे फेस एंड रिजल्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पिलर 1 में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं, यानी कि जो भी बैंक लोन देता है उसके पैरेलल में कुछ ना कुछ परसेंट जो है, सर्टेन परसेंट उसे कैपिटल अपने पास कंजर्व करके सेव करके रखना पड़ता है, ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पिलर 1 में हम क्या करते हैं, एक विशेष अप्रोच यूज करते हैं, मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, जिसके तहत जो भी बैंक डिफरेंट टाइप के रिस्क फेस करेगा, क्रेडिट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, इन सभी रिस्क के लिए सभी रिस्क को मेजर करता है और उसके लिए कैपिटल असाइन करके रखता है पिलर 1 के तहत। तो ये पिलर 1 की बात हो गई कि पिलर 1 में क्या करते हैं हम, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इन सभी रिस्क को मेजर करते हैं और उसी के हिसाब से हम कुछ सर्टेन अमाउंट का कैपिटल रिजर्व अपने पास रख लेते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के तहत फ्रेंड्स। ओके, अब उसके बाद में मार्केट डिसिप्लिन लीड फॉर बेटर कारपोरेट गवर्नेंस। अगर आप मार्केट डिसिप्लिन कोई भी बैंक फॉलो कर रहा है तो एक अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस होता है उससे। अगर आप मार्केट डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपने कारपोरेट गवर्नेंस को फॉलो किया हुआ है, एक अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस है आपकी बैंक में, आपके कंपनी में। अब कारपोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कारपोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय व्हिच अ कंपनी और बैंक इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो वे नियम, वे प्रैक्टिसेस और वो प्रोसेसेस जिसके तहत कोई कंपनी या कोई बैंक जो है डायरेक्टेड होता है या कंट्रोल किया जाता है, यानी कोई भी बैंक किस नियम से कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करता है, क्या प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है, उन्हीं का जो नियम, उसी का जो सेट होता है, ये सभी नियम, प्रैक्टिस और प्रोसेसेस का जो सेट होता है फ्रेंड्स, वही कारपोरेट गवर्नेंस कहलाता है। अब जिस भी बैंक में जो भी कारपोरेट गवर्नेंस हो, अगर हम कहें आपके बैंक में कारपोरेट गवर्नेंस कैसी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके का रूल है वहाँ पर, कैसी प्रैक्टिसेस हैं, एनपीए के लिए क्या प्रैक्टिस है, कैसी प्रोसेस फॉलो की जाती हैं। तो इन्हीं रूल्स, मतलब इन्हीं नियमों और प्रैक्टिसेस के तहत ही आपका बैंक कंट्रोल होता है, आपके बैंक में डायरेक्ट किया जाता है कि कैसे आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। ओके, कारपोरेट गवर्नेंस इसेंशियली इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज मैनी स्टेक होल्डर। अब कारपोरेट गवर्नेंस क्या करता है, जो भी कंपनी के ढेर सारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंड्स, उनके इंटरेस्ट को जो है बैलेंस करने की कोशिश करता है। कारपोरेट गवर्नेंस क्या करता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं हर एक बैंक में, हर एक कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। कौन, जैसे शेयर होल्डर हो गए, वो भी स्टेक होल्डर हैं, मैनेजमेंट भी स्टेक होल्डर है, हमारा कस्टमर भी स्टेक होल्डर है, जो सप्लायर हैं, जो फाइनेंसर हैं, इवन गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, ये सभी हमारे बैंक में स्टेक होल्डर्स हैं। तो इनके इंटरेस्ट को एक तरीके से बैलेंस बना के रखना, इनके इंटरेस्ट को बचा करके रखना ही हमारा यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं टारगेट होता है। सिंस कारपोरेट गवर्नेंस आल्सो प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर अटेनिंग कंपनीज एंड बैंक्स ऑब्जेक्टिव। जो कारपोरेट गवर्नेंस होता है उसमें ऐसा फ्रेमवर्क मिलता है जिसके तहत जो है कोई भी कंपनी या बैंक अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, जो कारपोरेट गवर्नेंस होता है फ्रेंड्स, वो ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके तहत कोई भी कंपनी या बैंक अपना ऑब्जेक्टिव, जो उसका एम है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा कर सकता है। अब इसमें कारपोरेट गवर्नेंस में क्या क्या आते हैं, प्रैक्टिकली एवरी स्फीयर ऑफ मैनेजमेंट का हर एक डायमेंशन, मतलब पूरा का पूरा मैनेजमेंट इसमें आता है। एक्शन प्लान से लेकर के, इंटरनल कंट्रोल से लेकर के, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कारपोरेट डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें आपकी कारपोरेट गवर्नेंस के तहत ही आ जाती हैं, ठीक है। तो कारपोरेट गवर्नेंस क्या करता है फ्रेंड, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। मैंने बताया आपको कारपोरेट गवर्नेंस वे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिससे आपका बैंक कंट्रोल होता है। तो अगर कारपोरेट गवर्नेंस में ऐसा तो वही कारपोरेट गवर्नेंस यूज करके बैंक अपना ऑब्जेक्टिव भी पूरा करता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव अगर पूरा करने में सक्षम है तो इसका मतलब ये हो कि कारपोरेट गवर्नेंस में लगभग सभी चीज़ें आ जाती हैं। प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ आती हैं, एवरी स्फीयर ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, वो सारे आ जाएंगे। आपका एक्शन प्लान क्या होगा बैंक का, इंटरनल कंट्रोल कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जाएगी, कारपोरेट में क्या क्या डिस्क्लोज करना है, वो सारी चीज़ें जो है आपकी कारपोरेट गवर्नेंस में आ जाती हैं। ये हम यहाँ पर कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कारपोरेट डिस्क्लोजर भी आपका कारपोरेट गवर्नेंस के तहत ही आता है। कारपोरेट गवर्नेंस जैसा होगा आपका, उसी तरीके का आप डिस्क्लोजर करेंगे और डिस्क्लोजर ही जो है पिलर 3 की मेन रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। ओके, तो हेंस मार्केट डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू सेफ एंड साउंड बैंकिंग एनवायरनमेंट। तो अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केट डिसिप्लिन अगर है आपके बैंक में तो एक सेफ और साउंड जो है बैंकिंग एनवायरनमेंट आपके बैंक में अवेलेबल है, ये कहा जा सकता है। इसीलिए 19th सेंचुरी के बैंकर और इकोनॉमिस्ट थे वाल्टर वैगहार्ट, ठीक है,
तो 19वीं सदी के बैंकर भी थे, इकोनॉमिस्ट थे, वाल्टर वेगहार्ट। उन्होंने ये कहा कि अ वेल रन बैंक नीड नो कैपिटल। एक अच्छे से, अगर आप किसी बैंक को एक अच्छी तरीके से चला रहे हैं तो आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से अपने बैंक को चला रहे हैं तो आपको पूंजी की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बैंक जो है ख़राब तरीके से चलाया जा रहा है, बैडली रन किया जा रहा है, तो कितना भी कैपिटल आपके पास अवेलेबल हो उसे बचा नहीं सकता है। ओके, तो अ वेल रन बैंक नीड नो कैपिटल। एक अच्छा चलने वाला बैंक को कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, और एक बैडली रन करने वाले बैंक को कितना भी कैपिटल हो उसे बचा नहीं सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो इम्पॉर्टेंस यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाती है कि हमें मार्केट डिसिप्लिन को कितना फॉलो करने की नीड होती है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ तक हम आ गए फ्रेंड्स। देखिए हमने कहाँ तक बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी यहाँ पे पिलर 1 क्या करता है। पिलर 1 में क्या हुआ था, पिलर 1 होता है आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी बैंक डिफरेंट रिस्क फेस करता है उनको मेजर किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग ही हम कैपिटल जो है रिजर्व करके रख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब मार्केट डिसिप्लिन लीड करता है बेटर कारपोरेट गवर्नेंस को। अब यहाँ आगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में अगले 2-3 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तो मार्केट डिसिप्लिन किसको लीड करता है, बेटर कारपोरेट गवर्नेंस को। कारपोरेट गवर्नेंस जो है क्या होता है, वे रूल्स और रेगुलेशन, प्रैक्टिस और प्रोसेसेस जो कि आपके बैंक को डायरेक्ट करती हैं या कंट्रोल करती हैं, उन्हें ही फ्रेंड्स हम कारपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। ओके, कारपोरेट गवर्नेंस का एम क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं आपके बैंक में, आपकी कंपनी में जो भी स्टेक होल्डर हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाए रखना, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना। जो और इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर हो गए, हमारे बैंक का मैनेजमेंट हो गया, हमारे कस्टमर हो गए, हमारे सप्लायर हो गए, जो फाइनेंसर हमारे हैं वो भी, गवर्नमेंट इवन और कम्युनिटी, ये सभी जो है हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ओके, तो इनके बैलेंस को इनके इंटरेस्ट का बैलेंस बना कर रखना ही कारपोरेट गवर्नेंस का एम होता है। क्योंकि कारपोरेट गवर्नेंस जो होता है फ्रेंड्स वो एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है जिसके जरिए कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक अपना ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कारपोरेट गवर्नेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रैक्टिकली एवरी स्फेयर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सारे मैनेजमेंट का जितना भी आयाम है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्शन प्लान, फ्रॉम एक्शन प्लान से लेकर के इंटरनल कंट्रोल से लेकर के परफॉर्मेंस मेजरमेंट और कारपोरेट डिस्क्लोजर, ये सभी चीज़ें जो आपकी कारपोरेट गवर्नेंस में आ जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए कारपोरेट गवर्नेंस है आपके पास में, यानी मार्केट डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। और मार्केट डिसिप्लिन जो है सेफ और साउंड बैंकिंग एनवायरनमेंट को बढ़ावा देता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए 19वीं सेंचुरी के जो बैंकर और इकोनॉमिस्ट थे वाल्टर वेगहार्ट, उन्होंने क्या कहा कि एक अच्छी तरह से चलने वाले बैंक को कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, पूंजी की ज़रूरत नहीं है, और एक बुरी तरह से चलने वाले बैंक को कोई भी पूंजी बचा नहीं सकती है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अब हम अगला मेन पॉइंट उठाएंगे यहाँ पर, वो है पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन। अब इसमें हम यहाँ पर जो बात करेंगे फ्रेंड्स वो गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे कि पिलर 3 में डिस्क्लोजर के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल 5 है फ्रेंड्स। ओके, तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS ने एग्रीड अपॉन फॉलोइंग 5 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन पिलर 3 डिस्क्लोजर। जो पिलर 3 के तहत बैंक डिस्क्लोजर करेंगे फ्रेंड्स, उनके लिए 5 जो है गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, 5 नियम हैं जिनको ध्यान रखना होगा बैंकों को। जब भी आप डिस्क्लोजर करेंगे तो 5 बातें ध्यान रखेंगे। पहला, डिस्क्लोजर क्लियर होना चाहिए। जो भी आप बातें बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो क्लियर होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए, समझ में आए, है ना। इट शुड बी मीनिंगफुल टू यूजर के लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, उनको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। डिस्क्लोजर शुड बी कंसिस्टेंट ओवर द टाइम। जो डिस्क्लोजर आप करेंगे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने पिछले साल अगर आपने 250 करोड़ रुपए का कैपिटल दिखाया हुआ है और इस साल अब उसी डेटा को अगर आप 300 करोड़ कर देते हैं तो ये गलत है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, समय बीतने के साथ साथ में उसे एज इट इज रहना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद में डिस्क्लोजर शुड बी कंपेरेबल अक्रॉस बैंक। डिफरेंट बैंकों के बीच में अगर हम कंपेयर करना चाहें तो डिस्क्लोजर ऐसा होना चाहिए कि हम कंपेयर कर पाएँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये पांचों जो प्रिंसिपल हैं ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपके कि क्या मतलब मार्केट डिसिप्लिन में जो ये आपके 5 डिस्क्लोजर हैं, मतलब 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं पिलर 3 के डिस्क्लोजर के लिए, वो कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर केवल इतनी बात याद रखिए, ये क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। अगर ये इतनी बातें केवल याद रखिए, बाकी तो डिस्क्लोजर जो है, तो डिस्क्लोजर 5 प्रिंसिपल हैं, 5 नियम हैं, 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? डिस्क्लोजर क्लियर होना चाहिए,
कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, समझ में आए, मीनिंगफुल होना चाहिए, लोगों के लिए मतलब निकले, कंसिस्टेंट ओवर टाइम होना चाहिए, यानी कि जैसा अभी है वैसा ही बाद में रहे, कंसिस्टेंट रहे, ऐसा ना हो कि वो बदलता रहे, और सभी बैंकों के बीच में यदि हम कंपेयर करना चाहें तो कंपेरेबल भी होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया डिस्प्ले आपका पिलर 3 में मार्केट डिसिप्लिन में गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बैंक्स, पिलर 3 डिस्क्लोजर। तो पिलर 3 में जो डिस्क्लोजर बैंक करते हैं उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल 5 है फ्रेंड्स। BCBS कमेटी जो थी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, उन्होंने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए थे कि अगर आप कभी भी डिस्क्लोजर करते हैं तो ये 5 बातें ध्यान रखनी होंगी कि डिस्क्लोजर आपका क्लियर होगा, डिस्क्लोजर आपका कॉम्प्रिहेंसिव समझने वाला होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, कंसिस्टेंट ओवर टाइम होना चाहिए, और कंपेरेबल अक्रॉस बैंक होना चाहिए। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, 5 प्रिंसिपल हो गए। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क्लोजर, जो भी बैंक डिस्क्लोजर करते हैं उनका स्कोप क्या रहेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसके बारे में, कौन सा हाफ ईयरली हम सबमिट करेंगे, कौन सा क्वार्टरली सबमिट करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए पिलर 3 अप्राइज एट द टॉप ऑफ कंसोलिडेटेड लेवल ऑफ द बैंकिंग ग्रुप टू व्हिच कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अप्लाइज। तो जो पिलर 3 है ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए देखिए, एक तो जैसे सोलो बैंक होता है, इकलौता बैंक है, कई बार क्या होता है कि कई सारे बैंक मिल करके एक बैंकिंग एंटिटी बनाते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पर। तो अगर मान लीजिए कई सारे बैंक मिल करके एक कंसोलिडेटेड बैंक या बैंकिंग ग्रुप बना रहे हैं, कई सारे बैंकों का समूह मिल करके अगर बैंकिंग ग्रुप बनाता है तो पिलर 3 अप्लाई होगा ऑन द टॉप ऑफ कंसोलिडेटेड लेवल, सबसे ऊपर। अगर मान लीजिए 2 बैंक नीचे हैं और उसके ऊपर एक बैंक है तो ये ओवरऑल जो है जाकर के सबसे टॉप वाले बैंक के ऊपर कंसोलिडेटेड लेवल पर लागू होता है, सभी बैंकों को मिला करके फ्रेंड्स। ओके, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अप्लाई होता है वैसे ही पिलर 3 भी अप्लाई होता है, कहाँ पर, कंसोलिडेटेड लेवल पर, टॉप पर, बैंकिंग ग्रुप के टॉप पर लागू होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर रेगुलेटेड टू इंडिविजुअल बैंक विद इन द ग्रुप वुड नॉट बी जनरली रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द पेरेंट बैंक। अब इसमें ध्यान रखिए कि अगर ग्रुप है, बैंक कई सारे बैंकों का एक ग्रुप बना हुआ है, तो जो इनके आपके जो इंडिविजुअल बैंक है फ्रेंड्स जो है उसमें उनके बारे में अलग से डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं होती है पेरेंट बैंक द्वारा। यानी ये जो इनके जूनियर बैंक है एक तरीके से, ये पेरेंट बैंक अगर हो गया, बैंकिंग ग्रुप है कई सारे बैंकों का एक समूह है, मान लीजिए 3 बैंकों का समूह है, तो ये पेरेंट बैंक हो गया, मान लीजिए बैंकिंग ग्रुप का हेड बैंक हो गया, और उसके अंडर में 2 बैंक अगर और हैं, तो इंडिविजुअल बैंक, ये जो छोटे वाले बैंक मतलब इनके जो सब्सिडरी बैंक हैं, उनको जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, पेरेंट बैंक द्वारा उनके बारे में जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान रखिएगा, डिस्क्लोजर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बैंक विद इन द ग्रुप वुड नॉट जनरली बी रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द पेरेंट बैंक। यानी पेरेंट बैंक अगर अपने बारे में जानकारी दे देता है तो हमें इंडिविजुअल बैंक, जो उसके बैंकिंग ग्रुप की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, अगर ग्रुप है तो उसमें इंडिविजुअल बैंक को अपना डेटा डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने ये बात देख ली है कि अगर बैंकिंग ग्रुप में जो डिस्क्लोजर जो पिलर 3 है फ्रेंड्स वो कंसोलिडेटेड लेवल पर टॉप पर लागू होता है, यानी सबसे पेरेंट बैंक पर ही लागू होता है, जूनियरों पर ये ज़्यादा लागू नहीं होता। जैसे कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क भी ओवरऑल पर लागू होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर लागू होता है। ठीक है, अब हमने ये बात कही कि जो डिस्क्लोजर होगा उसमें अगर बैंकिंग ग्रुप है, मतलब बैंक नहीं, इंडिविजुअल बैंक नहीं है, बैंकिंग ग्रुप है, तो जो ये लागू होता है कंसोलिडेटेड लेवल पर और टॉप लेवल पर पिलर 3 लागू होता है। इसमें जो इंडिविजुअल बैंक हैं, सब्सिडरी बैंक हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है पेरेंट बैंक को डिस्क्लोजर की। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स। ओके, यानी इनके बारे में, ये जो सब्सिडरी बैंक है फ्रेंड्स, इनके बारे में भी जानकारी देने की ज़रूरत होती है, किस किस केस में देने की ज़रूरत होती है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही। एंड इस एक्सेप्शन टू दिस अराइजेज इन द डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल रेशियोज। ओके, तो अगर कैपिटल रेशियोज की जानकारी है तो वो जो है टॉप कंसोलिडेटेड एंटिटी के बारे में ही नहीं बल्कि जो है सब्सिडरी एंटिटी के बारे में भी देनी होती है। समझिए इस बात को, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए, फिर से देख लीजिए, पिलर 3 जो है कहाँ अप्लाई होता है, टॉप पर अप्लाई होता है, अप्लाइज एट टॉप ऑन कंसोलिडेटेड लेवल ऑफ बैंकिंग ग्रुप। अगर कोई बैंकिंग ग्रुप है जिसमें मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये 3 बैंकों को मिला करके ये सब्सिडरी बैंक हो गए, ये मेन पेरेंट बैंक हो गया एक तरीके से, तो जो पिलर 3 लागू होता है फ्रेंड्स वो एकदम टॉप पर लागू होता है, यानी पेरेंट बैंक पर लागू होता है, यानी होगा ओवरऑल सबके ऊपर, लेकिन कुल मिलाकर के जिम्मेदारी पेरेंट बैंक की रहेगी सारा कुछ देखने की। अब इसके बाद में फिर अगली बात हमने कही कि डिस्क्लोजर जो इंडिविजुअल बैंक, ये सब्सिडरी बैंक हैं, इनके बारे में डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं होती है, नॉट नीड टू गिव, पेरेंट बैंक को इसकी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, फिर इसमें हमने तीसरी बात देखी कि अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी
पेरेंट बैंक को जानकारी नहीं देनी है इसके बारे में, लेकिन सब्सिडरी बैंक के बारे में कुछ जानकारियाँ देनी पड़ती हैं। वो कौन सी जानकारी है? कैपिटल रेशियोज के बारे में जानकारी देनी पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, तो एन एक्सेप्शन टू दिस अराइजेज इन द डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल रेशियोज बाय टॉप कंसोलिडेटेड एंटिटी वेयर एन एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट बैंक सब्सिडरी विद इन ग्रुप इज अप्रोप्रिएट। ओके, तो इसका एक एक्सेप्शन आता है कि इंडिविजुअल बैंक के बारे में जानकारी वैसे तो नहीं देनी है, हमें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल रेशियोज की बात होती है तो उस केस में कंसोलिडेटेड जो टॉप एंटिटी होती है उसको अपने सब्सिडरी बैंकों के बारे में जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट बैंक सब्सिडरी, जो भी सब्सिडरी बैंक हैं उनके बारे में अगर आपको एनालिसिस करनी है, उनकी रेशियो की एनालिसिस करनी है, कैपिटल रेशियोज की एनालिसिस अगर आपको करनी है तो इंडिविजुअल लेवल पर करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर दीज सब्सिडरी टू कंप्लाई विद द फ्रेमवर्क एंड अदर एप्लीकेबल लिमिटेशन ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड और कैपिटल विद इन द ग्रुप, अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई करने के लिए सब्सिडरी को कितने फंड की ज़रूरत है, कितने कैपिटल की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो और भी लिमिटेशन है, अदर एप्लीकेबल लिमिटेशन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ फंड, कितना फंड ट्रांसफ़र किया सकता है उस पर क्या लिमिटेशन है, या कैपिटल जो है विद इन ग्रुप कितना ट्रांसफ़र किया सकता है उसकी क्या लिमिटेशन है, ये सारी बातें हमें पता चल जाती हैं। कब पता चलती हैं? जब हम सब्सिडरी बैंकों की एनालिसिस करते हैं, यानी उसके बारे में भी जानकारी डिस्क्लोज करते हैं। एन एक्सेप्शन टू दिस अराइजेज इन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल रेशियोज बाय टॉप कंसोलिडेटेड एंटिटी वेयर एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट बैंक सब्सिडरीज विद इन द ग्रुप इज अप्रोप्रिएट। मतलब कहने का कि नॉर्मली तो ये है कि पेरेंट बैंक ही सारी जानकारी दे देगा, डिस्क्लोज कर देगा पिलर 3 के तहत, लेकिन जो सब्सिडरी बैंक हैं उनके बारे में हमें जानकारी देने की जरूरत नहीं होती नॉर्मल केसेस में, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है? जब कैपिटल रेशियो जो डिस्क्लोज करना होता है तो उस केस में ये सब्सिडरी बैंक या इंडिविजुअल बैंकों की भी जानकारी देनी पड़ती है, डिस्क्लोजर करना पड़ता है। जब आप ये डिस्क्लोज कर देते हैं तो इन सब्सिडरी बैंकों के बारे में एनालिसिस करना आसान हो जाता है। ये भी पता चल जाता है कि फ्रेमवर्क के साथ में जो भी ये बेसल 3 का फ्रेमवर्क है उसके साथ कंप्लाई करने के लिए कितनी फंड की नीड है, कितने कैपिटल की नीड है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं फ्रेंड्स। ओके, पिलर 3 disclosure will be required to be made by individual bank on standalone basis when they are not consolidated entity in the banking group। अब यहाँ पर हमने बात क्या की, अगर बैंकिंग ग्रुप है तो वहाँ पर क्या होता था, पेरेंट जो था वही जो है सारी जानकारी डिस्क्लोज कर देता था, लेकिन अगर कोई बैंक स्टैंड अलोन बेसिस पर है, सोलो बैंक है यानी इकलौता बैंक है, उसकी कोई वो बैंकिंग ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो उस केस में पिलर 3 की जो डिस्क्लोजर है उसे करना होगा। तो पिलर 3 डिस्क्लोजर विल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय इंडिविजुअल बैंक। देखिए, इंडिविजुअल बैंक को पिलर 3 की डिस्क्लोजर करने होंगे स्टैंड अलोन बेसिस पर, अकेले करना होगा जब वो कोई किसी कंसोलिडेटेड एंटिटी का पार्ट नहीं है। अगर कोई बैंक अकेला काम कर रहा है तो उसको अपनी बेसल 3 की जो पिलर 3 की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होगा, डिस्क्लोजर करना होता है फ्रेंड्स। ओके, ये बात अब क्लियर हो जाती है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि दो तरीके की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनी। पहला, एक तो बैंकिंग ग्रुप है और दूसरा इंडिविजुअल बैंक है। अगर इंडिविजुअल बैंक है तो उसे पिलर 3 की डिस्क्लोजर तो करना ही होगा। अगर बैंकिंग ग्रुप है तो उसमें बैंकिंग ग्रुप में एक पेरेंट बैंक होगा और सब्सिडरी बैंक होंगे, है ना, पेरेंट बैंक होगा, सब्सिडरी बैंक होंगे। अब अगर पिलर 3 की सिंपल सी बात की जाए तो सिर्फ पेरेंट बैंक ही पिलर 3 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, डिस्क्लोजर करेगा। सब्सिडरी बैंकों को डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं होती अपनी जानकारी को, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कैपिटल रेशियो, अगर कैपिटल रेशियो की जानकारी है तो वो सब्सिडरी बैंकों को भी देनी पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये जितना कुछ भी मैंने अभी तक समझाया आपको उसका एक तरीके से सारांश है ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो अगर पिलर 3 का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, अगर स्टैंड अलोन बेसिस पर इंडिविजुअल बैंकों को करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, स्टैंड अलोन बेसिस पर करना पड़ेगा। जैसे SBI है, अगर मान लीजिए ये इंडिविजुअल बैंक है तो उस केस में इसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। केनरा बैंक है, केनरा बैंक इंडिविजुअल बैंक है, इसकी कोई सब्सिडरी नहीं है यानी बैंकिंग ग्रुप नहीं है, तो उस केस में इसको जो है पिलर 3 की डिस्क्लोजर करनी होती है। ओके, तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक पिलर 3 डिस्क्लोजर एट लीस्ट हाफ ईयरली बेसिस। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाफ ईयरली बेसिस होती है। पिलर 3 की जो भी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर्स हैं, उसको हाफ ईयरली बेसिस पर किया जाना चाहिए। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बैंक का वो ऑडिटेड हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, हाफ ईयरली एटलीस्ट है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे
कि एटलीस्ट जो है हाफ ईयरली बेसिस पर पिलर 3 की डिस्क्लोजर को पब्लिश करना होता है बैंकों को। अब यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? जो कैपिटल एडिक्वेसी का डेटा होगा, क्रेडिट रिस्क जर्नल डिस्क्लोजर फॉर ऑल बैंक और क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियो, ये 3 चीज़ें होंगी फ्रेंड्स। कैपिटल एडिक्वेसी, क्रेडिट रिस्क जो जनरल डिस्क्लोजर सभी बैंकों को करना होता है, दूसरा क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियो जो होता है, और ये जो आप कर रहे हैं क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू स्टैंडर्डाइज अप्रोच है फ्रेंड्स ये। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों जो आपके हैं इन्हें एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पर बैंकों को डिस्क्लोज करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये बात समझी कि पिलर 3 के तहत जो भी डिस्क्लोजर होते हैं, मार्केट डिसिप्लिन के तहत जो भी डिस्क्लोजर होते हैं, वो एटलीस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर होते हैं, एक्सेप्ट 3 रिपोर्टों के। 3 रिपोर्टें कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में, क्रेडिट रिस्क जर्नल डिस्क्लोजर फॉर ऑल बैंक और क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियोज। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, जिन्हें एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पर किया जाना होता है। यानी ये भी क्वार्टरली होगा, ये भी क्वार्टरली डिस्क्लोजर होगा, ये भी क्वार्टरली बैंक को पब्लिश करना पड़ेगा। बाकी सभी जो कुछ भी बैंक के जो भी पिलर 3 के तहत डिस्क्लोजर है फ्रेंड्स, वो एटलीस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर होते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑल द डिस्क्लोजर मस्ट बी आइदर इंक्लूडेड इन बैंक पब्लिश फाइनेंशियल रिजल्ट स्टेटमेंट आर एट मिनिमम मस्ट बी डिस्क्लोजर बैंक वेबसाइट। तो जो भी डिस्क्लोजर किया जाएगा बैंक के द्वारा, वो या तो बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट या स्टेटमेंट में शामिल होकर के आएगा, इंक्लूड होकर के आएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम बैंक की वेबसाइट पर जरूर डिस्क्लोजर को अवेलेबल करवाया जाएगा। इफ़ बैंक फाइंड्स, अगर मान लीजिए बैंकों को मुश्किल होता है कि वो जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके साथ में ये जो पिलर 3 के डिस्क्लोजर है उसको पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उस रिजल्ट में एक डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे पिलर 3 डिस्क्लोजर की, जहां पर कि बैंक की वेबसाइट पर उस चीज़ को पाया जा सके। क्लियर हो गई बात? यानी कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी डिस्क्लोजर हैं पिलर 3 के जो डिस्क्लोजर हैं, उनको पहली बात कोशिश ये करनी है कि जो बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट है या स्टेटमेंट है उसमें शामिल कर लिया जाए। अगर नहीं शामिल कर सकते तो ज़रूर से ज़रूर आप बैंक की वेबसाइट पर डाल दीजिए। अब अगर मान लीजिए बैंक को डिफ़िकल्ट लगता है कि जब भी वो फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करता है, तो उसके साथ में जो ये पिलर 3 के जो डिस्क्लोजर हैं उसको अगर नहीं पब्लिश कर पा रहा है, तो अपने रिजल्ट में ही उसे एक लिंक प्रोवाइड करनी होगी, डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करनी होगी। उस लिंक को यूज करके बैंक की वेबसाइट पर जाकर के पिलर 3 के डिस्क्लोजर को देखा जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, पिलर 3 डिस्क्लोजर शुड बी मेड कंकरेंट विद द पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट एंड स्टेटमेंट। फाइनेंशियल रिजल्ट का फाइनेंशियल जो बैंक के रिजल्ट और स्टेटमेंट होंगे उनके कंकरेंट, उन्हीं के साथ साथ ही पिलर 3 के डिस्क्लोजर को भी पब्लिश किया जाना चाहिए। अब एक कॉमन टेम्पलेट जो है बैंकों के द्वारा यूज किया जाता है, कब से? 31 मार्च 2017 या उसके बाद से कॉमन टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया। टेम्पलेट मतलब एक प्री फॉर्मेट दिया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसको बैंकों को यूज करना है बेसल 3 की जो है डिस्क्लोजर के लिए। ओके, तो बेसल 3 की जो पिलर 3 की रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की, उसके लिए कॉमन टेम्पलेट सभी बैंक यूज करते हैं। 31 मार्च 2017 से ये टेम्पलेट अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो भी डिस्क्लोजर करेंगे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले एक बार ये फिर से देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी में समझा दिया है कि पिलर 3 जो है हमेशा टॉप लेवल पर अप्लाई होता है, यानी पेरेंट बैंक पर अप्लाई होता है। जैसे कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अप्लाई होता है किस टॉप लेवल पर, कब कह रहा हूँ? जब कोई बैंकिंग ग्रुप हो। अगर बैंक इंडिविजुअल बैंक है तब नहीं। अगर बैंकिंग ग्रुप में इंडिविजुअल बैंकों का डेटा पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है पेरेंट बैंक को, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। इस नियम का एक्सेप्शन ये है कि अगर कैपिटल रेशियोज के बारे में डिस्क्लोजर करना है तो वो जो है सब्सिडरी बैंकों के बारे में भी डिस्क्लोज किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में पिलर 3, अगर इंडिविजुअल बैंक है, कोई बैंकिंग ग्रुप नहीं है, बैंकिंग ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इंडिविजुअल बैंक है, तो उसे पिलर 3 के डिस्क्लोजर को स्टैंड अलोन बेसिस पर पब्लिश करना होता है। बैंकों को पिलर 3 के जो भी डिस्क्लोजर हैं फ्रेंड्स, उनको हाफ ईयरली बेसिस पर पब्लिश करना होता है, कम से कम हाफ ईयरली बेसिस पर। ध्यान रखिएगा, पिलर 3 के जो भी डिस्क्लोजर हैं कम से कम हाफ ईयरली बेसिस पर बैंकों द्वारा पब्लिश किए जाने चाहिए। सिर्फ 3 ऐसे हैं जो क्वार्टरली बेसिस पर पब्लिश किए जाते हैं फ्रेंड्स। वो 3 ये हैं आपके: कैपिटल एडिक्वेसी,
क्रेडिट रिस्क जर्नल डिस्क्लोजर फॉर ऑल बैंक एंड क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियोज, ये रिपोर्टों के नाम है फ्रेंड्स। ओके, तो ये रिपोर्टें क्वार्टरली बेसिस पर बैंकों को पब्लिश करनी होती हैं, बाकी सारी की सारी हाफ ईयरली बेसिस पर पब्लिश करनी होती है। जो भी डिस्क्लोजर बैंक करेगा उसको बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ पब्लिश किया जाना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बैंक की वेबसाइट पर जरूर आप उस डिस्क्लोजर को अवेलेबल करवाइए। अगर बैंक को दिक्कत हो रही है कि वो फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ में डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है इन सभी जानकारी को, तो वो उस फाइनेंशियल रिजल्ट में ही एक लिंक प्रोवाइड करेगा, जिस लिंक को यूज करके आप पिलर 3 के डिस्क्लोजर को बैंक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जब भी पिलर 3 के डिस्क्लोजर किए जाएंगे बैंकों के द्वारा, तो वो हमेशा फाइनेंशियल रिजल्ट के कंकरेंट में ही उसी के साथ साथ किए जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, यानी रिजल्ट जैसे 31 मार्च का रिजल्ट मान लीजिए 10 अप्रैल को बैंक ने पब्लिश किया, तो 10 ही अप्रैल को उसे पिलर 3 के डिस्क्लोजर भी पब्लिश कर देने होते हैं। एक कॉमन टेम्पलेट 31 मार्च 2017 या उसके बाद से जो भी बैंक हैं उनके लिए आरबीआई ने, बीसीबीएस ने जो है या आरबीआई ने एक कॉमन टेम्पलेट अवेलेबल करवा रखा है, उसी को यूज करके ही पब्लिश किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, जो भी डेटा है बैंक का। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्लोजर। जो भी आप डिस्क्लोजर करेंगे उसमें कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन मतलब होता है द डिस्क्लोजर शुड बी सब्जेक्ट टू एडिक्वेट वैलिडेशन। जो भी डिस्क्लोजर आप करेंगे पिलर 3 के तहत, जो भी डिस्क्लोजर बैंकों के द्वारा किए जाएंगे वो एडिक्वेट वैलिडेशन उसमें होना चाहिए, यानी वैलिडेट होना चाहिए। सिंस द इंफॉर्मेशन इन एनुअल स्टेटमेंट वुड बी जनरली बी ऑडिटेड। जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक पब्लिश करता है फ्रेंड्स, उसकी ऑडिट की जाती है। ठीक है, तो द एडिशनल मटेरियल पब्लिश विद सच स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड स्टेटमेंट। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बैंक पब्लिश करता है तो उसको ऑडिट किया जाता है। तो स्टेटमेंट तो ऑडिट किया ही जाता है, उसके अलावा जो भी एडिशनल मटेरियल पब्लिश किया जाता है फ्रेंड्स, वो भी जो है इस ऑडिटेड स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट तो बैंक पब्लिश कर देगा, है ना। बैंक क्या करेगा, फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश कर देगा और उसकी ऑडिट भी होगी। लेकिन जो एडिशनल मटेरियल आपने ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के तहत जो डिस्क्लोज की हैं चीज़ें, तो वो उसके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, है ना। जो ऑडिट स्टेटमेंट है उसके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इन एडिशन सप्लीमेंट्री मटेरियल, इसके अलावा जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है पब्लिश किया जा रहा है, जैसे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस अगर पब्लिश की जा रही है, तो दैट इज पब्लिश्ड शुड आल्सो बी सब्जेक्ट टू सफिशिएंट स्क्रूटनी। तो उस स्टेटमेंट की भी, उस मटेरियल की भी प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट ईटीसी सेटिस्फाइड द वैलिडेशन इशू। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी आप जानकारी पब्लिश कर रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए, वो मतलब अगर ऑडिट किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो वैलिडेशन का क्या मतलब हो गया, जो भी डिस्क्लोजर हम करेंगे वो वैलिड होगा, वो मतलब बैंक के हिसाब से एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो होता क्या है कि जो भी डिस्क्लोजर हम करेंगे, पहली बात उसका वैलिडेशन पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त वैलिडेशन किया जाना चाहिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में या फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ में पब्लिश किया जाता है, तो उसको ऑडिट किया जाता है। जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट आता है उसको ऑडिट किया जाता है बैंकों के द्वारा। ओके, तो जो भी एडिशनल मटेरियल आप पब्लिश करेंगे तो मेक श्योर करना है कि वो भी ऑडिटेड स्टेटमेंट के साथ में कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो इन एडिशन इसके अलावा जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल पब्लिश किया जाएगा, उसका सप्लीमेंट्री मटेरियल का एग्जांपल है जैसे मैनेजमेंट का डिस्कशन और एनालिसिस जो है, उसको भी अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो उसकी भी स्क्रूटनी की जानी चाहिए, उसको भी चेक किया जाना चाहिए कि हाँ ये सही डेटा है या नहीं है। अभी यहाँ पर नोटिस करने वाली जो बात है, करंट टाइम पे पिलर 3 के जो डिस्क्लोजर हैं फ्रेंड्स, उसको एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि पिलर 3 के जो डिस्क्लोजर हैं, पिलर 3 में जो भी डिस्क्लोजर किए जाते हैं उसको एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा ऑडिट किए जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल के लिए नहीं कह रहा है, यानी किसी बाहरी ऑडिटर से बैंक को अपने पिलर 3 के डिस्क्लोजर को ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल से वो करवा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर से अभी करंट गाइडलाइन के हिसाब से उसे ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर में होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो है मटेरियलिटी, है ना। मटेरियलिटी होना चाहिए, इसका मतलब होता है अ बैंक शुड डिसाइड व्हिच डिस्क्लोजर आर रिलेवेंट फॉर इट बेस्ड ऑन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैंक ये डिसाइड करेगा कि कौन सा डिस्क्लोजर रिलेवेंट है। और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन वुड बी रिगार्डेड एज ए मटेरियल इफ इट्स ओमिशन आर मिस
स्टेटमेंट कुड चेंज आर इन्फ्लुएंस द असेसमेंट आर डिसीजन ऑफ द यूजर रिलाइंग ऑन दैट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन को मटेरियल हम मानते हैं जिसको अगर ओमिट कर दिया जाए, ना रखा जाए, या उसे मिस स्टेटमेंट कर दिया जाए, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, गलत रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो उसकी वजह से जो यूजर है उसका जो असेसमेंट है वो बदल जाए। तो ऐसी जानकारी को, ऐसी इन्फॉर्मेशन को फ्रेंड्स हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को मटेरियल इन्फॉर्मेशन हम कब मानेंगे कि अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रभावित करती है डिसीजन को, इकोनॉमिक डिसीजन कोई ले रहा है उसके डिसीजन को प्रभावित करती है अगर, तो उससे जो है वैसी इन्फॉर्मेशन को हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक का प्रॉफिट टोटल 600 करोड़ रुपए का हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसको 600 करोड़ ना करके आप 6,000 करोड़ ना करके 8,000 करोड़ कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसे आपने 6,000 करोड़ प्रॉफिट की जगह 8,000 करोड़ प्रॉफिट दिखा दिया, तो अब क्या होगा, लोगों के दिमाग में आएगा कि ये बैंक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है और बदले में वो शेयर खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे। तो एक तरीके से देखिए ये एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, तो ऐसी जानकारी को, ऐसी इन्फॉर्मेशन को फ्रेंड्स हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और बैंक को ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर। ओके, तो मैं जब भी आप कोई चीज़ डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उसमें ये देख लीजिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई फ्रेंड्स। तीसरा हो गया फ्रेंड्स प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन encompasses information that if shared with competitors would render a bank's investment in these product or system less। ओके, तो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है फ्रेंड्स कि अगर उसको जो है हम अपने कंपटीटर के साथ शेयर कर देते हैं, तो यानी एक तरीके से हमारा कोई प्रोडक्ट है या कोई प्लान है, कोई सिस्टम है, जो कि अगर हम अपने कंपटीटर को बता देते हैं तो वो वैसा ही प्रोडक्ट अगर बना लेगा और जिसकी वजह से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो अगर घट जाता है, तो वैसे प्रोडक्ट, वैसी इन्फॉर्मेशन को प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी एक तरीके से कॉपीराइट वाली बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर ना। जैसे किसी भी कंपनी का कॉपीराइट मटेरियल होता है, अब अगर आप उसको यूज करते हैं तो उसको यूज करके आप जो है अपना, जैसे मान लीजिए किसी कोई चैनल है उसका वीडियो है, उसके वीडियो को यूज करके कोई दूसरा चैनल अगर वीडियो बना लेता है, मान लेते हैं उसी मटेरियल को यूज करके, तो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से उसकी लीक हो गई है। जो भी जानकारी थी उसकी उसके दूसरे के पास, उसके कंपटीटर के पास चली गई है, जिसकी वजह से अब सामने वाले को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ओके, तो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन देनी है, डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है, ये चीज़ भी डिसाइड करनी होती है जब भी आप डिस्क्लोजर करते हैं। तो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन इनकम्पासेस इन्फॉर्मेशन, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है फ्रेंड्स? वे इन्फॉर्मेशन अगर कंपटीटर के साथ शेयर कर दी जाती है तो बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है उस प्रोडक्ट से या उस सिस्टम से वो घट जाता है, बैंक कम प्रॉफिट कमा पाता है। हेंस वुड अंडरमाइन इट्स कम्पिटिटिव पोजीशन, जिसकी वजह से इसकी कंपटीशन में उसकी पोजीशन घट जाती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं और हम नॉर्मली ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर इज ऑफन कॉन्फिडेंशियल। जो कस्टमर के बारे में फ्रेंड्स जानकारी होती है वो कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है और ये केवल लीगल एग्रीमेंट के तहत या काउंटर पार्टी रिलेशनशिप के तहत ही हम जो है एक कस्टमर की जानकारी मतलब किसी दूसरे को दे सकते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए उस केस में दे सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपको पता होगा कि हस्बैंड का अकाउंट का डिटेल वाइफ को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। ओके फ्रेंड, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने ये बात समझी अब यहाँ पर कि जो भी डिस्क्लोजर करेंगे उसमें वैलिडेशन होना चाहिए, यानी वो वैलिड होना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर ये भी बात हमने जानी कि अभी जो पिलर 3 के डिस्क्लोजर होते हैं फ्रेंड्स उसको ऑडिट करवाने की जरूरत एक्सटर्नल ऑडिटर से नहीं होती है। दूसरा फिर हमने देखा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है ऐसी जानकारी जो कि किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, तो वैसी जानकारी को मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसमें प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। एक तरीके से प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपटीटर के अगर हाथ लग जाए तो बैंक को नुकसान हो जाएगा, तो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन हो गई। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर होते हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी बातों को ध्यान रख करके ही फ्रेंड्स जब भी हम डिस्क्लोज करेंगे, यानी हम डिस्क्लोज तो करेंगे लेकिन क्या चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे, क्या नहीं डिस्क्लोज करेंगे, इन सभी प्रॉपर्टी के आधार पर ये डिसाइड होता है फ्रेंड्स। ओके, अब जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है फ्रेंड्स कि बैंक शुड हैव फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर कोई बैंक जो है
कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहता है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड पॉलिसी उसके पास होनी चाहिए, ओके, जिसमें क्लियर कट हर बात लिखी हुई होनी चाहिए, क्या जानकारी हमें डिस्क्लोज करनी, क्या जानकारी नहीं डिस्क्लोज करनी है। दैट एड्रेसेस द बैंक्स अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट डिस्क्लोजर दे विल मेक, the internal control over the disclosure process and process for assessing the appropriateness of disclosure including validation and frequency। तो मतलब कहने का यह है कि बैंक के पास में डिस्क्लोजर की पॉलिसी होनी चाहिए जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे, जिसमें वो सभी बातें कंट्रोल की जाएंगी। मतलब जैसे बैंक की अप्रोच क्या होगी, डिटरमाइन क्या डिस्क्लोज करना है, व्हाट दे विल डिस्क्लोज, ये डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में पॉलिसी होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल ओवर डिस्क्लोजर प्रोसेस, जो डिस्क्लोजर का प्रोसेस है उस पर कंट्रोल होना चाहिए बैंक का। प्रोसेस फॉर असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर, जो भी डिस्क्लोज हम कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं अप्रोप्रिएट है, इसके लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए। वैलिडेशन के लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कब कब पब्लिश करना है इसके लिए भी एक पॉलिसी होनी चाहिए, ओके। तो जनरल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि बैंकों को अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक डिस्क्लोजर की पॉलिसी को अप्रूव करवा लेना चाहिए, जो कि सारी बातें बताए कि इंटरनली हम कंट्रोल कैसे करेंगे कि क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है, क्या डिस्क्लोज करना है, क्या नहीं डिस्क्लोज करना है, ओके। जो भी हम डिस्क्लोज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये सारी बातें हम देख सकेंगे कब, जब वहाँ पर एक पॉलिसी होगी फ्रेंड्स, ओके। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। एक बात और है कि बुक में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ढेर सारे टेबल बने हुए हैं, DF1 DF2 ऐसे करके बना हुआ है। वो क्या है फ्रेंड्स कि जो आरबीआई ने जो भी पब्लिश किया हुआ है डिस्क्लोजर के लिए कि बैंकों को क्या-क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी, उसी की बहुत बड़ी टेबल बनी हुई है फ्रेंड्स, ओके। तो उसमें कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, जो मेजर काम की चीज़ें थी वो मैंने इसमें बता दिया है। अगर मुझे नीड महसूस होगी उन टेबल्स में से कुछ पढ़ाने के लिए तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। वो एक तरीके से फ्रेंड्स समझ लीजिए कि आरबीआई को आप कैसे रिपोर्ट करते हैं, बेसल को कैसे रिपोर्टिंग करनी है, उसका फॉर्मेट है। एक पूरा फॉर्म है जिसको बैंक को भर करके भेजना होता है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो वो फॉर्म में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हैं नहीं, वो बैंकों के लेवल पर काम की होती है, अपने सीआईबी लेवल पर हमें उतने काम की नहीं होती हैं। तो ये मान लीजिएगा कि हमारा जो ये जो चैप्टर है, इसी पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ नीडफुल होगा, तो इसका पार्ट 2 आएगा, अदरवाइज़ पार्ट 1 पर ही इसे हम फिनिश करेंगे फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू सो मच।